हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सरकारी पदों पर नेताओं की नियुक्ति रोकने के लिए अर्जी। शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा एनजीओ। बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री बिना भी विशेष शिक्षक। सरकारी नौकरियों का इंतजार भारी। लाखों बेरोजगार शिक्षक साथी खोज रही सरकार। 63 से अधिक शिक्षकों के पद अभी भी खाली। 63,000 से अधिक शिक्षकों के पद अभी भी खाली। समय से शिक्षक डायरी भरने व निपुण लक्ष्य पूरा करने के निर्देश। शिक्षिका बोली, अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा आरोपी। अब ऐप बताएगा आधार असली है नकली। यूआईडीएआई के मोबाइल ऐप का पुलिस ने शुरू किया इस्तेमाल। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। सरकारी पदों पर नेताओं की नियुक्ति रोकने के लिए अर्जी। सरकारी पदों पर राजनीतिक दलों के नेताओं पदाधिकारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में गुरुवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सरकारी पदों पर नियुक्त किए गए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं पदाधिकारियों को पद से हटाने का आदेश देने की भी मांग की गई है। पेशे से अधिवक्ता सोनाली तिवारी ने याचिका में कहा कि सरकारी पदों पर रहते हुए राजनीतिक दलों के नेता पदाधिकारी निष्पक्षता नहीं निभाते और अपने अपने राजनीतिक दलों का समर्थन करते रहते हैं। अधिवक्ता आदित्य राज के माध्यम से दाखिल याचिका में आईटीडीसी के अध्यक्ष संबित पात्रा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह ललपुरा, दिल्ली संवाद और विकास आयोग के अध्यक्ष जैस्मिन शाह, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह को उनके पद से हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि आईटीडीसी के अध्यक्ष संबित पात्रा भाजपा के प्रवक्ता हैं और उसी तरह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह ललपुरा भी भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। दिल्ली संवाद और विकास आयोग के अध्यक्ष जैस्मिन शाह भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसी तरह 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह भी राजस्थान कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सभी सरकारी पद पर रहते हुए अपने अपने राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाए एनजीओ। 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज एनसीएफएस जारी कर दिया। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है और हमारे बच्चे की शिक्षा व उनके समग्र कल्याण पर इससे गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह बुनियादी पाठ्यचर्या क्या है और महत्वपूर्ण क्यों है? नई शिक्षा नीति हमारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था को फिर से तैयार कर रही है। इसके तहत 4 चरण 5+3+3+4 वाली पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना बनाई गई है। 5 का मतलब शिक्षा के शुरुआती 5 वर्ष, मतलब 3 से 8 वर्ष की आयु तक की शिक्षा, इसे मूलभूत चरण कहा जाता है। इसके बाद 8 से 11 प्रारंभिक चरण, 11 से 14 मध्य चरण और 14 से 18 माध्यमिक चरण का प्रावधान है। ये 4 चरण स्कूली शिक्षा को बड़ा करते हैं, बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं यह देखना जरूरी होता है कि वे क्या सीख सकते हैं, किस चरण में सबसे अच्छे तरीके से क्या सिखाया जा सकता है। चौथे चरण की शिक्षा संरचना वैज्ञानिक समझ पर आधारित है। इसमें नींव के चरण का खास महत्व है। यह चरण बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्षों के गहरे और दीर्घकालिक प्रभावों से प्रेरित करता है। शोध से पता चला है कि जीवन के ये वर्ष व्यक्ति के समग्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन वर्षों में दिमाग का विकास सबसे तेजी से होता है। तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान बताता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE का सभी समाजों में केंद्रीय महत्व है। नई शिक्षा नीति हमारे सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता न्यायसंगत ECCE प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है। 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल ज़्यादातर घर पर ही की जाती है। वैसे संस्थागत शैक्षणिक समावेश 3 साल की उम्र से शुरू होता है, मतलब बच्चे समूह में पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें प्री स्कूल, किंडरगार्टन, नर्सरी, आंगनबाड़ी आदि शामिल हैं। एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा देश भर में प्रासंगिक व प्रभावी पाठ्यक्रम के विकास का मार्गदर्शन तो करती है, जरूरी सामंजस्य को भी साकार करती है। गौर कीजिए, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम ढांचा में विकास के सभी पक्षों यानी शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक व भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक पहलुओं को भी अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम करेगा। दूसरा, एनसीएफएस में अनुशंसित शैक्षणिक दृष्टिकोण गतिविधि व खेल आधारित है। इसमें वार्तालाप, कहानियाँ, गीत, तुकबंदी, संगीत, कला, शिल्प, इंडोर व आउटडोर खेलों, क्षेत्रों की यात्राएं, प्रकृति के बीच रहना, खिलौनों व अन्य चीज़ों के साथ खेलना शामिल है।
तीसरा, यह पाठचर्या बच्चों के संदर्भ में शिक्षण और सीखने की जरूरत पर बल देती है। इसमें बच्चे की घरेलू भाषा का उपयोग, स्थानीय व पारंपरिक कहानियाँ, तुकबंदी की सामग्री के जैसे सामग्री का उपयोग शामिल है। चौथा, आधारभूत चरण में मूल्यांकन भी जरूरी है ताकि बच्चों को समर्थवान बनाया जाए। इस चरण में शिल्प परियोजना का विश्लेषण जरूरी है ताकि बच्चों का सही विकास किया जा सके। पांचवा, यह एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है जो इसे पूरा करने के लिए जरूरी है। इसमें शिक्षकों को सशक्त बनाना और एक सहायक शैक्षणिक प्रशासनिक सहायता व्यवस्था को सक्रिय और सक्षम बनाना शामिल है। यह प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीखने के तमाम संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल देता है। अंत में बुनियादी पाठचर्या शिक्षकों को भी संबोधित है। यह विभिन्न संदर्भों से वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ कक्षा में कराए जाने वाले अभ्यासों पर केंद्रित है। यह शिक्षकों को यथार्थवादी मार्ग प्रदान करता है। बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री बिना भी विशेष शिक्षक। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने कहा कि विशेष शिक्षक बनने के लिए बीएड नहीं है। सामान्य बीएड के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा या पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा धारक भी विशेष शिक्षक के योग्य हैं। कैट के इस फैसले से दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी योग्य विशेष शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में बीएड डिग्री धारक योग्य प्रतिभागियों की कमी की वजह से भर्ती अधूरी रह जाती है। कैट के सदस्य आर्यन सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ ने विशेष शिक्षक नियुक्त करने की मांग को लेकर एक दृष्टिहीन युवक की याचिका पर यह फैसला पारित किया। डीएसएसएबी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री न होने के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया। सरकारी नौकरियों का इंतजार भारी। पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के लिए यात्रा करने वाले युवाओं की तस्वीरों और वीडियो वायरल हुए थे। ऐसा मान है कि लगभग 38 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें कुछ सचमुच अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए जान की बाजी लगाकर ट्रेन से सफर कर रहे थे। रेलवे स्टेशन खचाखच भरे और रेलवे की बोगियां भी। 30 वर्ष की आयु तक यदि किसी देश में अनगिनत युवा बेरोजगार रहते हैं तो अर्थव्यवस्था को वैसी गतिशीलता या तेजी नहीं मिल पाती जैसी उसको मिलनी चाहिए। आमतौर पर सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाएं उम्मीदवारों को उनके घर, गांव या कस्बों, शहर में परीक्षा देने की मंजूरी नहीं देती, जिसके चलते उन्हें अपने उन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए यात्राएं करनी पड़ती हैं जो अक्सर दूर होते हैं। 1990 के दशक में बिहार सरकार द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा देने के दौरान मुझे इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा था। तब मैं रांची में रहता था, जो उस समय दक्षिण बिहार और अब झारखंड में था। मेरा परीक्षा केंद्र उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में था। मुजफ्फरपुर जाने वाली बसें और ट्रेनें खचाखच भर गई थी। शहर में होटल और लॉज थे, लेकिन कई छात्रों को रेलवे स्टेशन पर परीक्षा से पहले रात बितानी पड़ी थी। छात्रों की इस अचानक पहुंची भारी भीड़ को संभालने की क्षमता न तो मुजफ्फरपुर और न ही भारतीय रेलवे के पास थी। आखिर सरकारी नौकरियों के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? वास्तव में निचले और मध्यम स्तर की सरकारी नौकरियां अधिकांश निजी नौकरियों की तुलना में बेहतर कमाई का जरिया होती हैं। नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले 7वें वेतन आयोग ने अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए कहा था। संस्थान की रिपोर्ट में एक अध्ययन के हवाले से कहा गया था कि एक सामान्य सहायक जो सरकार में सबसे कम रैंक वाला कर्मचारी होता है का कुल वेतन भत्ता 22,579 रुपये है, जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के एक सामान्य सहायक वेतन लाभ में से दोगुना है। निजी क्षेत्र में इसी रैंक के कर्मचारी 8,000 से 9,500 रुपये तक पाते हैं। यह परिदृश्य साफ तौर पर नहीं बदल रहा है। इसके अलावा एक सरकारी नौकरी पक्की नौकरी की सुरक्षा के साथ आती है। यह कुछ ऐसा है जो महामारी के बाद की दुनिया में और महत्वपूर्ण हो गया है। इससे पता चलता है कि क्यों हम नियमित रूप से निम्न स्तर की सरकारी नौकरियों के लिए भी इंजीनियरिंग, पीएचडी और एमबीए धारकों को आवेदन करते दिखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण अन्य विकासशील देशों में खूब दिखाई देता है, जैसा कि अभिजीत बनर्जी और इस्थर डुप्लो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स में इन देशों के संदर्भ में लिखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी निजी क्षेत्र के औसत वेतन से दोगुने से अधिक कमाते हैं और उसमें उदार स्वास्थ्य सुविधा तथा पेंशन लाभों की गिनती नहीं हो रही है। यह लोगों की धारणा को उस ओर ले जाता है जहां सरकारी क्षेत्र की नौकरियां निजी क्षेत्र की नौकरियों की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान लगने लगती हैं। लगभग हर किसी को इनका इंतजार रहता है। अक्सर होता है कि एक युवा के कामकाजी जीवन का एक अच्छा खास हिस्सा इंतजार में ही खर्च हो जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा प्रकाशित बेरोजगारी के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सितंबर 2022 में 20 से 24 वर्ष की आयु में बेरोजगारी की दर 41.9% थी। 25 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 9.8% थी। इसके अलावा बेरोजगारी लगभग न के बराबर थी। अब यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष होती है, बेरोजगारी एक घटना के रूप में लगभग लुप्त हो जाती है। इस समय तक उम्र बढ़ जाती है और कई युवा ज़्यादातर सरकारी नौकरियों के अयोग्य हो जाते हैं या परीक्षा लिखने के लिए जितने मौके मिलते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। यह स्थिति उन्हें निजी क्षेत्र में अनौपचारिक नौकरी करने या वैकल्पिक रूप से स्वरोजगार के लिए मजबूर करती है और इससे भारतीयों के लिए बेरोजगारी दर घट जाती है।
एक अर्थशास्त्री ने इसके लिए समाधान बताया है। सरकारी नौकरियों में वेतन की कटौती की जाए और सरकारी वेतन को असंगठित निजी क्षेत्र के अनुरूप लाया जाए, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। जैसा कि बनर्जी और ढोकलो बताते हैं, कई विकासशील देशों में श्रम बाजार में यह द्वंद्व विशेषता है। बिना किसी सुरक्षा के एक बड़ा असंगठित क्षेत्र है जिसमें कई लोग बेहतर विकल्पों की कमी के चलते स्वरोजगार करने लगते हैं या संगठित क्षेत्र में नौकरी मिलने का इंतजार ही करते रहते हैं। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों से न केवल लाड प्यार किया जाता है बल्कि उन्हें दृढ़ता संरक्षित भी किया जाता है। इसके कई दुष्परिणाम हैं। अव्वल तो कई युवा एक सरकारी नौकरी का पीछा किए बिना अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे वर्ष बिताते हैं। दूसरा, निष्क्रिय युवा सामाजिक स्थिरता के लिए हानिकारक है। तीसरा, सरकारी नौकरी के प्रति अत्यधिक मोह की यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में समग्र निजी खपत को नुकसान पहुंचाती है। पीटर जिहान द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज जस्ट द बिगिनिंग मैपिंग द कोलैप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में लिखते हैं कि एक व्यक्ति अपना अधिकांश खर्च 15 और 45 की उम्र के बीच करता है। यही जीवन की खिड़की है। जब लोग कार खरीद रहे होते हैं, भारतीय संदर्भ में दोपहिया वाहन, घर खरीद रहे होते हैं, इसी तरह की खपत वाली गतिविधि की अर्थशास्त्र ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। अतः 30 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक कई युवा जब बेरोजगार रहते हैं तो अर्थव्यवस्था को ऐसी गतिशीलता या तेजी नहीं मिल पाती जैसी उसे मिलनी चाहिए। अंत में यहाँ कम खपत का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग है। इसका मतलब है कि क्या व्यवसायों को अपनी क्षमता का विस्तार करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि भारत में विनिर्माण कंपनियां एक दशक से अपनी क्षमता का 3/4 से कम उपयोग कर रही हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र में कम नौकरियों का सृजन हो रहा है, इसलिए बेरोजगारी है। लाखों बेरोजगार शिक्षक साथी खोज रही सरकार। 63,000 से अधिक शिक्षकों के पद अभी भी खाली। प्रयागराज ऐसे समय में जबकि लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार नौकरी के लिए सड़क की ठोकरें खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षक साथी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके स्वयंसेवी लोगों को खोज रही है। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछली बार लगभग 4 साल पहले 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद से बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने सहायक अध्यापकों को 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो सकी। इस सत्र में अभियान चलाकर कक्षा 1 से 8 तक में बच्चों का दाखिला कराया गया। इस बार 1.5 लाख से अधिक प्रसिद्ध स्कूलों में तकरीबन 2 करोड़ बच्चों का प्रवेश हुआ, लेकिन शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं है। जबकि सरकार ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया है ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में 51,112 और नगर क्षेत्र के स्कूलों में 12,149 पद खाली हैं। समय से शिक्षक डायरी भरने व निपुण लक्ष्य पूरा करने के निर्देश। अजीत मल न्याय पंचायत संसाधन केंद्र अमावता के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय गवानी कला कंपोजिट में शिक्षक संकुल मासिक बैठक हुई, जिसमें बच्चों के मानसिक विकास और नई अवधारणाएं जानने में रुचि बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही समय सारणी से शिक्षक डायरी भरने व निपुण लक्ष्य पूरा करने के निर्देश शिक्षकों को दिए गए हैं। एआरपी अमित कुमार पुरवाल ने बताया कि समय सारणी व शिक्षण योजना अनुसार कक्षा शिक्षण तथा शिक्षक डायरी मानक अनुसार नियमित भरी जाए। नोडल शिक्षक संकुल जितेंद्र पाल सिंह ने बताया कि साप्ताहिक क्विज में प्रत्येक शिक्षक द्वारा न्यूनतम 5 बच्चों की प्रतिभागिता का लक्ष्य निर्धारण पूरा किया जाए। शिक्षिका बोली, अश्लील फोटो और वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा आरोपी। शाहजहांपुर चौक कोतवाली क्षेत्र की एक मोहल्ला निवासी बेसिक स्कूल की शिक्षिका के अश्लील फोटो व वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने चौक कोतवाली पर तहरीर देकर आरोपी से जान का खतरा बताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बेसिक की शिक्षिका कांडला के एक स्कूल में तैनात है। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात गांव के एक युवक से हुई। शिक्षिका ने चौक कोतवाली पर दिए पत्र में बताया कि जान पहचान के बाद दूसरे समुदाय के युवक ने धर्म बदलकर शादी करने का झांसा देकर 6 वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। उसकी सैलरी भी अपने खाते में ट्रांसफर कराता रहा। दबाव बनाने पर युवक ने शिक्षिका से धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। शिक्षिका की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ चौक कोतवाली में केस दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया था। आरोप है कि जेल से छूटकर आने के बाद आरोपी युवक शिक्षिका के अश्लील फोटो व वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। ट्विटर पर मामला आने के बाद जांच की गई है। शिक्षिका ने पूर्व में केस दर्ज कराते हुए युवक को जेल भिजवाया था। 2 दिन पहले शिक्षिका ने युवक की गाड़ी तोड़ दी थी। अब दबाव बनाने को तहरीर दी है। अखंड प्रताप सिंह, सीओ सिटी। अब ऐप बताएगा आधार असली है या नकली। यूआईडीएआई के मोबाइल ऐप का पुलिस ने शुरू किया इस्तेमाल। अब ऐप बताएगा कि आधार असली है या नकली। लखनऊ, अब एक मोबाइल ऐप से पता किया जाएगा कि आधार असली है नकली। फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने और जालसाजों को दबोचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल पुलिस ने शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मियों को इस ऐप की ट्रेनिंग देने के निर्देश डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने दिए हैं। डीजीपी की ओर से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि इस ऐप को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई की ओर से विकसित किया गया है, जो आधार कार्ड पर दर्ज क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिले में कूटरचित फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करके अपराधी हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों, होटलों में प्रवेश के समय अपनी पहचान छुपाते हैं। ऐसे में आधार क्यूआर कोड स्कैनर नाम का एक ऐप विकसित किया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।